हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द 1.4 यूनिट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मीनिंग हम सबसे पहले लेक्चर से देखते आ रहे हैं एंड आई होप कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये यूनिट पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब प्रोडक्शन का क्या मतलब है? बताओ बताओ, प्रोडक्शन का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट। या पढ़ते आ रहे हो ना कि भाई कैसे हम इनपुट्स लेते हैं, फिर वो इनपुट्स पे हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं ताकि हमें जो फाइनल गुड है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसे हम आउटपुट कहते हैं वो मिल जाए। इनपुट लेते, हम उस पर कुछ काम करते ताकि हमें आउटपुट मिले। ये हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट में क्या क्या हो गया है? अमेजिंग, लैंड, लेबर, वेरी गुड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल्स ले लो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? इनपुट है। फिर हम इस पे क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, मतलब मशीन्स और का यूज करके हम क्या बनाते हैं? आउटपुट। आउटपुट में क्या आ जाता है? फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज। तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। वेरी गुड। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है, बीच का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। क्लियर है? हम इनपुट लेते हैं, देन उस पे हम कुछ प्रोसेस करते हैं ताकि हमें आउटपुट मिले। क्लियर है? एंड ये सारे इनपुट्स है, याद तो आ रहा है ना? ठीक है, तो वैसे भी हम लोग ना ये सारे इनपुट्स अभी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ईच एंड एवरी इनपुट का क्या फीचर्स है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिएशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोडक्शन में हम लोग गुड्स को क्रिएट करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। यस, मेटीरियल एंड नॉन मेटीरियल, मतलब दोनों मेटीरियल एंड नॉन मेटीरियल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज। नॉन मेटीरियल थिंग्स मतलब सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटीरियल मतलब गुड्स, जो कि फिजिकल गुड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नॉन मेटीरियल मतलब सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सिंपल है। आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड, गुड्स आप बना रहे हो, सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों? ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। दैट इज नथिंग बट दैट इज प्रोडक्शन। अब यहाँ पे मटेरियल की क्या मतलब हो जाता है? मटेरियल का क्या मतलब है? दोज आर द फिजिकल गुड्स। मटेरियल का क्या मतलब है? फिजिकल गुड्स। अब जैसे कि, अच्छा, फिजिकल गुड्स का क्या मतलब है? हाँ, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, राइट, दोज आर द फिजिकल गुड्स। अब जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये लैपटॉप, फोन, माउस, कपड़े ले लो, फूड्स ले लो, ठीक है, क्लोथ्स, फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दीज आर व्हाट? दीज आर फिजिकल गुड्स। नॉन मेटीरियल मतलब हम लोग सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं मैम? ऑब्वियस, आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल ले लो। अब सॉफ्टवेयर कंपनी ऑब्वियस है कि वो एप्स बनाती है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है।
एप्स बना के वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब पीसीए का एग्जांपल ले लो, व्हाट वी गिव इज एजुकेशनल सर्विसेज। हम लोग आपको ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, हम लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं एजुकेशन की। टीचर का जॉब क्या है, टीचिंग, टीचिंग इज अ सर्विस। डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, डॉक्टर कंसल्टेशन देता है, मतलब वो बताता है ना आपको कि भाई आपको ये सारी मेडिसिन आपको लेनी है, तो वहां पे वो गुड थोड़ी दे रहा है, मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है वो आपको कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहा है। सो दैट इज सर्विसेज। डॉक्टर ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके बदले में आपने उसको फीस दी है। क्लियर है यहां तक? अब जैसे एंटरटेनमेंट का एग्जांपल ले लो, ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंटरटेनमेंट का एग्जांपल ले लो, आप मूवीज देखते हो, आप गाने सुनते हो, ठीक है, जो वो थिएटर परफॉर्मेंसेस होते हैं आप वो देखते हो, वहां पे आपको कोई गुड्स तो नहीं मिल रहा है, वहां पे कोई फिजिकल गुड्स नहीं है, बट स्टिल यू आर एंजॉइंग इट, सो दैट इज सर्विसेज फॉर देम। जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज सर्विसेज, आप उसके लिए उसको फीस पे कर रहे हो। नेटफ्लिक्स पे आप जो देखते हो रात भर दिन भर बैठ के, पढ़ाई नहीं करने का बहाना क्या है, मस्त गाने सुनो नेटफ्लिक्स पे देखो, दोज आर व्हाट, दोज आर सर्विसेज। उनके लिए जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है उनके लिए तो सर्विसेज है वो, है ना। एंड आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई गुड्स तो नहीं मिल रहे हैं ना, मतलब आप जैसे शूज खरीदे हो क्या, नहीं। अब तो गुड्स का क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने बोला जो भी सारी चीजें बनाते हैं जो कि सीन है, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, ठीक है, सो दोज आर फिजिकल गुड्स। अब नेटफ्लिक्स सर्विसेज दे रहा है, वो कोई गुड थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो थोड़ी शूज, थोड़ी कपड़े, ये सारी चीजें तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे फर्नीचर हो गया, है ना, तो वो आपको सर्विस दे रहा है, उसके बदले में आप उसको फीस दे रहे हो। क्लियर हूं मैं? तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना, जब भी मटेरियल चीजों की बात रहेगी, मतलब हम लोग फिजिकल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जब भी नॉन मटेरियल है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। तो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बोथ गुड्स और सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और प्रोडक्शन में ना हम क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, याद आ रहा है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहां पर होती है, प्रोडक्शन में। एंड डिस्ट्रॉय ऑफ यूटिलिटी कहां पर होती है, कंजम्पशन में। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर सेलिंग देम इन द मार्केट इज प्रोडक्शन। क्लियर हूं मैं यहां तक, पक्का? अभी देखो यहां पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया था रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का हमने एग्जांपल लिया, राइट। अब रॉ मटेरियल्स में ले लो लेदर, ठीक है, लेदर पे आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, मतलब मशीन्स और का यूज करके आप शूज बना रहे हो, ठीक है। तो शूज इज व्हाट, शूज इज आउटपुट, द फाइनल फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। एंड लेदर इज व्हाट, लेदर इज द रॉ मटेरियल। क्लियर है, पक्का? लेदर नहीं तो फिर चलो फैब्रिक का एग्जांपल ले लो, ये सारे बेसिक एग्जांपल है बेटा, हाईफाई एग्जांपल्स में देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अब हाईफाई एग्जांपल में दूंगी तो बेटा मुझे उसका मतलब समझाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज आई नो कि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा। तो फैब्रिक क्या हो जाता है, फैब्रिक पे आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, फैब्रिक्स ले रहे हो, फैब्रिक्स मतलब वो कपड़ा जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, टू मेक ड्रेसेस। सो ड्रेस इज व्हाट, ड्रेस इज आउटपुट, फैब्रिक इज इनपुट, उस पे आप कुछ काम कर रहे हो, सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट दिस प्रोसेस इज प्रोडक्शन। क्लियर है बॉस? नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, इनपुट्स, राइट। सो कितनी तरह के इनपुट्स हैं, यस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चार तरह के इनपुट्स हैं। तो चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैं ये कह सकती हूँ, राइट। तो सबसे पहला क्या हो गया है, लैंड। अब लैंड के कुछ फीचर्स है, लैंड का क्या मतलब है, अभी हम ये सब समझते हैं, ठीक है। लैंड क्या है, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, क्लाइमेट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस को लैंड रेफर करता है, मतलब लैंड इज व्हाट, लैंड इज आल्सो नेचुरल रिसोर्सेस। आपने थोड़ी, मतलब इंसान ने थोड़ी लैंड को बनाया है, नेचुरली आया है, वो कुदरत की देन है वो। वैसे ही जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स, तो ये सारी चीजों को ह्यूमन ने नहीं बनाया है, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरली आया है ये, ठीक है। इट मेनली सप्लाइज फूड टू पीपल, प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्क एंड सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब हो गया, लैंड
फूड टू सप्लाइज फूड टू पीपल, मतलब लैंड ही तो आपको क्रॉप्स जनरेट, मतलब क्रॉप्स आपको ग्रो करने के लिए लैंड आपको जगह दे रही है जहां पर आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, और क्रॉप्स ग्रो करने से ऑब्वियस है कि आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो पीपल को। जैसे कि प्रोवाइड स्पेस फॉर वर्क, लैंड ही तो ऑफिसेस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए जगह दे रही है, राइट। सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मिनरल्स, जैसे कि कोल, ऑयल, तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स है। ये सारे इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहा है क्या, लैंड। क्या प्रोवाइड कर रहा है, लैंड। लैंड प्रोवाइडिंग ऑल रॉ मटेरियल्स जैसे कि मिनरल्स, ऑयल, कोल टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये भी लैंड का मतलब है। अब हम देखते हैं कि भाई फीचर्स क्या है इसके, ठीक है। सबसे पहला है लिमिटेड इन सप्लाई। ऑब्वियस है कि भाई लैंड को आप इंक्रीज तो नहीं कर सकते, लैंड को कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता, जितना है उतना है, लैंड इज फिक्स्ड। अपनी कंट्री में जितना लैंड है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट मोर लैंड। आप लैंड को थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हो, लैंड को थोड़ी आप क्रिएट कर सकते हो। लैंड जितनी है उतनी है, दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। A country's total geographical area remains constant, मतलब इंडिया का जितना एरिया है, जितना लैंड है इंडिया का, दैट इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और कंट्री का लैंड उठा के आप अपने इंडिया में लाके लगा दो, नहीं हो सकता है भाई। जितना एरिया है दैट इज कांस्टेंट, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। However, certain natural resources such as oil, gas, coal and some wildlife species may extend over a period. क्योंकि land is limited in supply, इसी की वजह से जो ऑयल, गैस, कोल है, दीज आर फाइनाइट। समझ रहे, लैंड ही थोड़ी है तो उसके अंदर जो भी मिनरल्स, ऑयल जो भी प्रोवाइड कर रही है लैंड, वो भी तो फाइनाइट है, वो भी तो लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो नेचुरल रिसोर्सेस कभी नहीं होते, नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। व्हाई? बिकॉज लैंड इज लिमिटेड। जितनी लैंड है वो उतनी ही केपेबल रहेगी कि आपको ऑयल, गैस, कोल और ये सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आपको प्रोवाइड कर सके। क्लियर है? तो ये क्या बोलता, हाउएवर सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, फाइनाइट है, इसी की वजह से ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब हम जैसे लोग ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरा एग्जॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि भाई ये लिमिटेड है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि भाई हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी तो ये सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। हम बस खाली खुद का सोच के पूरा निचोड़ लेते हैं ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जितना यूज हो रहा है उतना यूज कर लेते हैं हम, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हम यूज करते हैं। एक्सटेंड ओवर अ पीरियड, थोड़े पीरियड के बाद में ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब पूरा निचोड़ लेते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये सारी चीजें, जिसकी वजह से जो अपनी फ्यूचर जनरेशन है वो उनके पास में लिमिटेड एक्सेस रहेगा टू ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है? लिमिटेड इन सप्लाई। नेक्स्ट, इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल फैक्टर, मोबाइल फैक्टर इज व्हाट, दैट इज मूवेबल। जो भी फैक्टर जो मूवेबल है दैट इज मोबाइल, एंड लैंड इज इमोबाइल, मतलब लैंड कैन नॉट बी मूव। आप लैंड को यहां से वहां पे मूव तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे कि मेरा घर है, अब मैं पुणे का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा घर है पुणे में, ठीक है, तो मैं क्या हैदराबाद की लैंड उठा के मेरे घर, मतलब मेरे घर के पास लाके रख सकती हूँ क्या? दैट इज इमोबाइल। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली क्या, इम्प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ भगवानों के टाइम पे होता तो होगा, अपने टाइम पर तो होता नहीं है बॉस, ठीक है। इमोबाइल फैक्टर मतलब लैंड कैन नॉट बी मूव्ड। सिंपल है, क्या आप लैंड को मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब आपको कोई फैक्ट्री ग्रो करना है, मतलब आपकी फैक्ट्री कहीं है, वहां पर आपको लैंड, मतलब आपके फैक्ट्री को बढ़ाना, एक्सपैंड करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका खुद का जो जगह है वो कहीं और है। आपका जो लैंड है, खुद का प्लॉट है आपका, समझो, वो प्लॉट को आपको आपकी फैक्ट्री में लाके चिपकाना है, तो कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड इज इमूवेबल। आप लैंड को मूव नहीं कर सकते हो। अगर आपको फैक्ट्री को एक्सपैंड करना है तो आपको उसका आसपास का जो एरिया है वो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लैंड, अनलाइक अदर फैक्टर्स कैन नॉट बी रीलोकेटेड। अनलाइक अदर फैक्टर्स मतलब अदर फैक्टर्स जैसे कि लेबर ले लो, लेबर ऑब्वियस है कि वो एक जगह पे तो टिकता ही नहीं है, यहाँ पे वहां पे रिलोकेट होते रहता है, ठीक है। कैपिटल ले लो, कैपिटल भी यहाँ पे वहां पे शिफ्ट होते रहता है।
entrepreneur same, but land cannot be relocated. आप लैंड को मूव नहीं कर सकते हो, आप लैंड को रीलोकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है. But its ownership can be transferred and its use can be adapted for different crops. ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. अब देखो, अब मेरी इतनी लैंड है, दिस इज माई लैंड, ठीक है. अब ये मैं फार्म, मतलब ये मेरा फार्म है समझो एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब मैं ये फार्म की मेरी जो ओनरशिप है, क्या मैं ये बेच सकती हूँ मेरा फार्म किसी फार्मर को? अब ये देखो, ये सारे क्रॉप्स है, ठीक है, ठीक है. तो क्या मैं ये बेच सकती हूँ? मैं क्या इसकी ओनरशिप ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ? ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. अब ये मेरी जगह है, क्या मैं ये किसी और को बेच सकती हूँ? क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ? मेरी जो ओनरशिप है, क्या मैं मेरी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती हूँ? ये लैंड को लेके मेरी जो ओनरशिप है, क्या मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो. आप ये फार्मर को बेच रहे हो, तो यहां पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, ठीक है. अब क्या मैं ये जगह को जो मैं क्रॉप्स यूज कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे कोई और चीजें भी यूज करने के लिए मतलब कोई और चीजें भी ग्रो करने के लिए यूज कर सकती हूँ? अब जैसे कि मैं फार्मर हूँ, ठीक है, अब ये मेरा फार्म है, अब मैं यहाँ पे ना वीट को ग्रो कर रही हूँ, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे वीट को ग्रो कर रही हूँ, आई एम ग्रोइंग वीट. सो क्या मैं कुछ टाइम बाद में यही जगह कोई दूसरे क्रॉप को ग्रो करने में लग सकती हूँ, जैसे कि राइस? क्या मैं यूज कर सकती हूँ? दिस सेम पीस ऑफ प्लॉट, दिस सेम पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट. And can I transfer my ownership of my farm to someone else? Definitely I can. तो यही पॉइंट ये बताता है इमोबाइल फैक्टर. ये क्या बताता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है एंड कैन बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. आप डिफरेंट तरह के आप क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या मतलब आ गया? इंक्रीज्ड यूज ऑफ कैपिटल एंड लेबर और एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड वुड गिव अस डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है. सेम एग्जांपल लेते हैं फिर से. ये है लैंड, ये है मेरा लैंड, ठीक है. अब मैंने सोचा कि भाई मेरे पास में जगह है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो करने वाली हूँ, ठीक है. अब ये मेरे पास में इतनी जगह है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो करने वाली हूँ, तो मैंने लेबर को हायर किया, ठीक है. अब स्टार्टिंग में मैंने 4-5 लेबर को हायर किया है, ठीक है. अब जैसे कि ये एक लेबर हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4, मैंने 4 लेबर को हायर किया है. एंड मेरी ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है मेरी क्रॉप्स ग्रो करने की, ये सिर्फ और सिर्फ 100 क्रॉप्स ही ग्रो कर सकती है. मैं मेरे लैंड पे, मेरे पास में जितनी लैंड है, मेरे पास में जितनी जगह है, वहां पे मैं सिर्फ 100 क्रॉप्स ही ग्रो कर सकती हूँ. और मैंने स्टार्टिंग में मैंने 4 लेबर्स रखे, मतलब 4 वर्कर्स रखे, ठीक है, टू ग्रो 100 क्रॉप्स. 100 क्रॉप्स इज द मैक्सिमम, ठीक है. तो मैंने और वर्कर्स को मैंने धीरे धीरे हायर किया, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, मैंने वर्कर्स ज्यादा हायर किए, लेकिन मेरी लैंड की कैपेसिटी कितनी है? 100 क्रॉप्स ही है, ठीक है. और वो 100 क्रॉप सिर्फ मेरे जो 4 लेबर्स थे वही ग्रो कर सकते थे. 100 क्रॉप्स के लिए मुझे एडिशनल लेबर को हायर करने की, एडिशनल वर्कर को हायर करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करा. तो ओवर द टाइम क्या हो गया, ये जो एडिशनल वर्कर्स जो मैंने हायर करा है, इनका जो एफर्ट है दैट इज डिमिनिशिंग ओवर द टाइम. क्योंकि मेरी जो लैंड की जो कैपेसिटी है दैट इज ओनली 100 क्रॉप्स. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कैपिटल, मतलब आपने मशीन ज्यादा यूज करी है टू ग्रो मोर क्रॉप्स. नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लैंड 100 क्रॉप्स ही ग्रो कर सकती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी मशीन्स यू आर गोइंग टू यूज, हाउ मेनी वर्कर्स यू आर गोइंग टू हायर. दैट डजंट मैटर, मेरी लैंड की कैपेसिटी ही इतनी है. अगर आपने एडिशनल मशीन्स, एडिशनल लेबर, एडिशनल वर्कर्स अगर आपने हायर किए हैं, तो उससे आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही मिल रहा है. आपके जो रिटर्न्स है वो और कम होते जा रहे हैं.
एडिशनल वर्कर्स आपको कुछ एडिशनल फायदा नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट आपका रिटर्न कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 क्रॉप्स ही आप ग्रो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा होना चाहिए ना, अगर आपने एडिशनल वर्कर्स हायर किए हैं तो ऑब्वियस है कि आपको एडिशनल क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। अब आपने ये वर्कर्स हायर करे हैं तो आपको और प्लस 100 क्रॉप्स आपको ग्रो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे हो रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी है आपके लैंड की दैट इज ओनली 200 क्रॉप्स। चाहे आप 4 वर्कर्स रखो, चाहे आप ज्यादा मशीन्स रखो, चाहे आप ज्यादा वर्कर्स को हायर करते जाओ, एडिशनल यूनिट को आप हायर करते जाओ, लेकिन आप सिर्फ 100 क्रॉप्स ही ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न, दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ कैपिटल एंड लेबर, मतलब आप चाहे मशीन्स यूज कर लो या फिर आप वर्कर्स हायर कर लो टू एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड, जैसे मैंने वहां पे ड्रॉ करा था, वुड गिव यू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर हूं मैं? क्योंकि लैंड की कैपेसिटी, जितनी लैंड है वो उन लैंड के हिसाब से ही तो क्रॉप्स ग्रो होंगे। ऐसे नहीं कि आपने एडिशनल मशीन्स डाल दिया कि भाई जल्दी 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 ग्रो हो, क्रॉप्स नहीं होगा भाई, जितना टाइम लगेगा और जितने क्रॉप्स ग्रो होंगे उतने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, इसका क्या मतलब है? फर्टिलिटी इज व्हाट? फर्टिलिटी मतलब ऐसी जगह जहां पे आप इजीली प्रोड्यूस कर सक रहे हो गुड्स को, ऐसी जगह जहां पर आप इजीली प्रोड्यूस कर सक रहे हो गुड्स को। देखो, लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी, सिंपल सा थिंग है कि भाई डिफरेंट लैंड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी फीचर। अब जगह मतलब, अब एग्जाम्पल लो, ये जो लैंड है मेरी, ठीक है, यहां पे पानी है, वाटर, ठीक है, और यहां पर है मेरा फार्म। सो ये जो मेरा लैंड है दिस इज फर्टाइल, गुड टू ग्रो क्रॉप्स, है ना। सो इसे मैं फर्टाइल बोलूंगी। यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है, इजीली मेरे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, हिली एरिया, रॉकी एरिया, और यहाँ पे मेरी जगह है, दिस इज माई लैंड। क्या मैं यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर पाऊंगी बिना पानी के? ड्राई लैंड है, समझो मेरा ये जो है दिस इज ड्राई लैंड, ठीक है। क्या मैं यहां पे क्रॉप्स ग्रो कर पाऊंगी? नहीं, दिस इज नॉट फर्टाइल, दिस इज नॉट फर्टाइल। तो ऑब्वियस है भाई, डिफरेंट लैंड हैव डिफरेंट फीचर्स। कोई जगह बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मतलब वहां पे जो सॉइल मौजूद है वो बहुत अच्छा है टू ग्रो क्रॉप्स, एंड कोई लैंड में आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हो, ठीक है। बाप रे, मैंने तो पूरा ड्राइंग करके आपको समझाया है, अब तो आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। सो लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, क्या बोलता है ये कि लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी लीडिंग टू डिफरेंसेस इन आउटपुट फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर प्लॉट ड्यू टू दिस यूनिक peculiarities earlier economists recognized land as a distinct factor of production। क्योंकि लैंड के यूनिक फीचर्स है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेड इन सप्लाई, इमोबाइल, मतलब यहां वहां पे लोकेट भी नहीं कर सकते, स्टिल लैंड इज अ वेरी यूनिक इन इट्स नेचर। क्लियर हूं मैं? सो लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स है, लिमिटेड इन सप्लाई, इमोबाइल फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न। याद रखना क्योंकि बच्चे आप लोग भूल जाते हो, डिमिनिशिंग रिटर्न इज अ फीचर ऑफ लैंड, याद रखना, बाकी सब तो आपको याद आ ही जाएगा। लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, क्लियर है? नेक्स्ट इज लेबर। लेबर क्या है? इन जनरली लेबर इज व्हाट? अ वर्क डन बाय पर्सन टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज लेबर। लेकिन यहां पे क्या बोलता? लेबर रेफर्स टू फिजिकल और मेंटल एफर्ट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेस। क्या बोल रहा है लेबर? लेबर बोल रहा है कि इट इज अ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर ले लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर ले लो, या फिर माइनर्स ले लो,
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मतलब फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ जहां पे इन्वॉल्व्ड है, जो भी काम आप कर रहे हो जहां पर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, मतलब आपकी स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, वो बिल्डिंग और बना रहे हैं, ठीक है। माइनर्स हो गए जो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो माइनर्स हो गए, या फैक्ट्रीज वर्कर ले लो। सो दीज आर द फिजिकल एफर्ट्स, है ना, ये सारे लेबर के फिजिकल एफर्ट्स है। देन व्हाट इज मेंटल एफर्ट? मेंटल एफर्ट मतलब प्लानिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। मेंटल एफर्ट्स क्या है कि भाई लेबर अपनी स्किल्स मतलब अपना नॉलेज यूज कर रहा है टू प्लान, टू थिंक, टू मेक डिसीजंस, दैट इज मेंटल एफर्ट। अब जैसे कि टीचर का एग्जांपल ले लो, टीचर पूरा प्लान करती है कि भाई ये लेसन्स पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है। सो वहां पे प्लानिंग इन्वॉल्व्ड है। टीचर का क्या काम है? टीचर क्या लेबर प्रोवाइड कर रही है? टीचिंग, है ना। टीचर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? टीचिंग। टीचिंग इज अ लेबर, व्हाट शी इज प्रोवाइडिंग, राइट। तो वहां पे प्लानिंग इन्वॉल्व है। इंजीनियर का एग्जांपल ले लो, इंजीनियर पूरा डिजाइन प्लान करता है, उसको कोई ब्रिज बनाना है तो वो डिजाइन पहले प्लान करता है, उसके बारे में सोचता है, राइट। सो दीज आर द मेंटल एफर्ट्स, मतलब जो स्किल्स, जो नॉलेज लेबर लगा रहा है, दैट इज मेंटल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट्स मतलब जहां पे उनकी स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं। अब जैसे जो वर्कर्स रहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, देखो वैसे ईंट की बोरी लेकर जाते हैं, तो वो सारे वर्कर्स वहां पे वो फिजिकली इन्वॉल्व है। मेंटल मतलब अपना दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। ये हो गया टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मैक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी लेबर का नाम लूंगी और अगर एमसीक्यू में आया है तो कार्ल मैक्स याद रखना। लेबर से रिलेटेड कौन है? कार्ल मैक्स हैव कंसिडर लेबर एज अ सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब वो क्यों कंसिडर करते हैं कि एज अ वेरी सोल, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि लेबर के कुछ फीचर्स है, हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? इनसेपरेबल। सिंपल सी बात है, क्या लेबर सेपरेबल है? अब जैसे लैंड में क्या होता है, लैंड किसी और का, उस पे काम कोई और कर रहा है, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। कैपिटल में क्या है? कैपिटल किसी और, मतलब पैसा किसी और का लगा है और पैसे किसी और को मिल रहे, डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं लेकिन टीचिंग कोई और कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेबर के केस में मैं टीचर हूं तो मुझे ही मेरी सर्विसेज, मतलब मुझे ही मेरे एफर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मुझे ही मेरी टीचिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज इनसेपरेबल। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्कर, मतलब वर्कर से उनका काम सेपरेट नहीं होता है। वर्कर है तो काम इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्कर, as in the case of land and capital which can be owned separately from the landlord and capitalist। सेम चीज मैंने बोला है, वर्कर से वर्कर का काम डिफरेंट नहीं होता है। वर्कर तुम हो तो तुमको ही एफर्ट्स लेने हैं, चाहे वो फिजिकल एफर्ट हो या फिर मेंटल एफर्ट हो, बोथ आर टुगेदर, कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे टीचिंग का मैंने एग्जांपल लिया, टीचर मैं हूं और पढ़ा कोई और रहा है, ऐसे होगा कि नहीं होगा? दैट इज इनसेपरेबल। नेक्स्ट है पेरिशेबल। वर्कर्स, देखो इफ अ वर्कर डजंट वर्क फॉर अ डे द लेबर इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी सेव्ड। पेरिशेबल का क्या मतलब है कि अब हमने पेरिशेबल गुड्स पढ़ा था, व्हाट आर पेरिशेबल गुड्स? दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, तो दैट इज पेरिशेबल, मतलब इजीली वैनिश हो जाएगा। कैन नॉट बी स्टोर्ड, वैनिश मतलब खत्म हो जाएगा, कैन नॉट बी स्टोर्ड, अब उसको सेव नहीं करके रख सकते, ऑब्वियस है। अब मैं लेबर हूं, क्या आप मेरी टीचिंग, मेरे जो एफर्ट्स है, आप उसको सेव करके रख सकते हो क्या? कल के लिए नहीं करके रख सकते हो, ठीक है। तो वर्कर के भी जो एफर्ट्स है, इफ अ वर्कर डजंट वर्क फॉर अ डे द लेबर इज लॉस्ट। अब आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है और एक लेबर नहीं आया है, तो उसके एफर्ट्स मैं थोड़ी स्टोर करके रखूंगी कि भाई कल काम आ जाएंगे, नहीं। अगर लेबर आके काम करा, एवरीथिंग इज फाइन। अगर लेबर आया ही नहीं है तो ऑब्वियस है द लेबर इज लॉस्ट, द वर्क, दैट एबिलिटी, दैट एफर्ट इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी सेव्ड। दिस इज पेरिशेबल। लेबर आएगा तभी काम होगा, लेबर आया ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा ना, लेबर इज लॉस्ट, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई। वर्कर्स में वर्क मोर एट लोअर वेजेस बट एट वेरी हाई वेजेस दे प्रेफर मोर लीजर, रेड्यूसिंग लेबर सप्लाई। ये हमने जब सप्लाई पढ़ा था तो मैंने एक लेबर का पूरा ग्राफ के बेसिस पे एक चीज आपको बताई थी,
तो वो सेम चीज ही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर आपने मेरा सप्लाई का लेक्चर देखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये क्या बोलता कि अगर आप कम वेजेस दे रहे हो लेबर को तो लेबर ज्यादा काम करेगा। मतलब अब आप 100 रुपीज दे रहे हो लेबर को तो लेबर एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा ताकि उसको ज्यादा पैसे मिले। लेकिन अगर आप ज्यादा ही पैसे दे रहे हो, मतलब इफ यू आर पेइंग देम हाई वेजेस, तो वो ज्यादा बैठ के एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करेगा। वो जितने घंटे का काम है उतने घंटे का ही काम करेगा। ठीक है, वर्कर्स में वर्क मोर एट लोअर वेजेस बट एट वेरी हाई वेजेस दे प्रेफर मोर लीजर, reducing लेबर सप्लाई। नेक्स्ट वीक बार्गेनिंग पावर। वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ऑब्वियस है, अब उनके एफर्ट्स थोड़ी ऐसा है कि भाई आज एक दिन वो काम पे नहीं आए तो उनके एफर्ट्स हमने स्टोर करके रख दिए और जिस दिन वो नहीं आए तो उस दिन उनके एफर्ट्स काम आ जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। बिकॉज labor's efforts are perishable because it cannot be stored for a later use. Similarly, trade unions are not strong enough to demand higher wages. Trade unions क्या है, अब जैसे वर्कर्स है ना, वर्कर्स का भी ना एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। वो डिसाइड करते हैं कि भाई अपने इतने बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी इतनी वेजेस इन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट लोग आगे पढ़ने वाले। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ट्रेड यूनियंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिमांड हायर वेजेस, क्योंकि उन्हें पता है कि लेबर के जो एफर्ट्स है दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज डेफर इन एफिशिएंसी। ऑब्वियस है कि भाई अलग अलग तरह के लेबर्स है, तो कोई लेबर अच्छा काम करता है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, कोई लेबर स्लो काम करता है उनकी एफिशिएंसी कम है। कोई लेबर्स आर स्किल्ड लेबर्स एंड सम लेबर्स आर द ऑर्डिनरी लेबर्स, उसमें कोई एकदम से ऐसे स्किल्स नहीं होती है कि भाई काम फास्ट करना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली डेफर इन एफिशिएंसी। सम वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट एंड व्हाइल द अदर्स आर लेस एफिशिएंट। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज वेल्थ और एसेट यूज फॉर प्रोडक्शन टू जनरेट इनकम और प्रॉफिट। मतलब कैपिटल इज एनीथिंग, चाहे आप वो मनी ले लो या मशीन ले लो या टूल्स ले लो, जिसकी वजह से आप इनकम या फिर प्रॉफिट आगे कमा सक रहे हो। ठीक है, दैट इज कैपिटल। क्लियर हूं मैं? तो कैपिटल के भी कुछ फंक्शंस है, कुछ फीचर्स है, देखते हैं। सबसे पहला है सप्लाईज टूल्स एंड मशीन्स। अब पैसा है तभी तो आप मशीन्स टूल्स खरीदोगे आपके बिजनेस के लिए। It provides tools and machines that enhance labor efficiency leading to higher production output from the laborers. Capital है तो मतलब capital is a machine. कैपिटल मतलब पैसा है तो आपने मशीन खरीदी आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब मशीन एंड टूल्स की हेल्प की वजह से जो लेबर एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लेबर जो है पहले जितना कम प्रोड्यूस करते थे अब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। ठीक है, next, improve productivity of laborer. It improves per capita productivity of laborer, thereby increasing the overall production. मतलब machines and tools सिर्फ और सिर्फ overall production नहीं improve कर रही है, लेकिन जो per productivity है, एक लेबर जितना प्रोड्यूस कर सकता है उसकी कैपेसिटी भी वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन तो वो इंक्रीज कर ही रही है, लेकिन एक लेबर जितना प्रोड्यूस करता था पहले, मतलब टूल्स एंड मशीन्स आने से पहले जितना लेबर प्रोड्यूस करता था, अब वो टूल्स एंड मशीन्स की वजह से वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन भी अच्छे खासी इंक्रीज हो रही है। सप्लाईज रॉ मटेरियल। अब कैपिटल है तभी तो आप जाके रॉ मटेरियल खरीदोगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। कैपिटल है, आपने जाके रॉ मटेरियल खरीदा एंड देन उसके बाद में आपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपने स्टार्ट करा है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल तो नेचुरली तो नहीं आएगा, आपके पास में पैसा लगेगा ही ना। अब जैसे आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या, वुड लगेगा, तो वुड को तो आपको कैपिटल से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज सप्लाई रॉ मटेरियल। नेक्स्ट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे एडिशनल टूल्स एंड मशीन्स क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ज्यादा मशीन ज्यादा टूल्स आप यूज कर रहे हो तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लेबर्स को हायर करने की, तो आपको ज्यादा लेबर लगेंगे। लेकिन अगर आपने मॉडर्न लेबर रिप्लेसिंग मशीन ही यूज करी है, मतलब मशीन ही पूरा लेबर का काम कर रही है, लेबर की जरूरत नहीं है या फिर लेबर की कम जरूरत है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेस रहेगी। ठीक है, तो लेकिन ये पॉइंट आप याद रखना कि इन जनरल जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, इन जनरल कैपिटल जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आया तो आप यस करना। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कैपिटल देखो, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, रेलवेज, शिप्स फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन साइड एंड फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट।
कैपिटल इज एनीथिंग मैंने बोला था, तो कैपिटल इज व्हाट, रोड, रेलवे, शिपमेंट। मतलब अब देखो, अब आप रेलवे का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप रेलवे के थ्रू जो भी स्टील है, स्टील आप रेलवे के थ्रू प्रोडक्शन साइट पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल फॉर यू। रोड्स, रेलवेज, जो भी आपको ट्रांसपोर्ट में जो भी हेल्प हो रही है, दैट इज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोड, रेलवेज। इनकी हेल्प से ही तो आप जो भी रॉ मटेरियल्स है वो आप प्रोडक्शन साइट पे लेके जा सक रहे हो, आपकी फैक्ट्री साइट पे आप लेके जा सक रहे हो, जहां पे आप फिनिश्ड गुड्स बना के मार्केट में बेच रहे हो। अगेन आपने देखो, पहले जो भी आपका रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन साइट पे लेकर आए, फिर प्रोडक्शन साइट पे जो भी आपका फिनिश्ड गुड बना है उसे आपको मार्केट भी लेके जाना है, तो क्या काम आने वाला है, रोड, रेलवेज एंड शिप्स ही तो काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है पेमेंट टू फैक्टर। पेमेंट टू फैक्टर मतलब कैपिटल से ही आप पहले लेबर्स को वेजेस प्रोवाइड करोगे। लेबर्स ने गुड्स बनाए हैं तो आप लेबर्स को क्या दोगे, आप लेबर्स को वेजेस दोगे, इररेस्पेक्टिव आपकी इनकम आपको मिला या प्रॉफिट मिला या नहीं मिला, दैट इज सेकेंडरी मैटर। लेकिन पहले तो वेजेस आपको लेबर को देने पड़ेंगे। जैसे लेबर ने गुड बना दिया है, लेबर का जॉब कंप्लीट हो गया है, तो आपको पहले वेजेस देने पड़ेंगे। उसके बाद में जब भी गुड सोल होगा तो उससे आपको प्रॉफिट एंड इनकम मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पहले आपको पेमेंट देनी है, वेजेस पे करने हैं, तो वो कहां से करोगे आप, कैपिटल से ही करोगे। ठीक है, क्लियर हूं मैं, क्योंकि वेजेस तो आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे ना। अब गुड्स बनाया कि आपको वेजेस देने पड़ेंगे, अब वो गुड बाद में जाके सेल हो रहा है इन द मार्केट, उससे आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज सेकेंडरी थिंग। तो पहले आप पैसे कहां से पे करोगे, कैपिटल से ही आप पे करोगे। ओके, So the next is entrepreneur. Entrepreneur कौन है? Who organizes and manages the production is an entrepreneur. मतलब एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आइडियाज है, जो भी प्लानिंग है, जो भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, ऑन्टरप्रीनियर करता है। सो इन सिंपल टर्म्स, हु इज ऑन्टरप्रीनियर? Who is responsible for turning the ideas into business is an entrepreneur, right? तो यहाँ पे उसके क्या क्या फंक्शंस है हम देखते हैं। पहले है इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत ही ऑन्टरप्रीनियर करता है। मतलब ऑन्टरप्रीनियर ही तो आइडियाज लेकर आ रहा है कि भाई मेरा ये आइडिया है तो इस पे हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो ऑन्टरप्रीनियर ही तो इनिशिएशन कर रहा है बिजनेस स्टार्टअप का। ठीक है, starts the business by mobilizing resources and handling all the primary tasks। अब जैसे एक कॉफी शॉप खोलनी है, एक पर्सन को कॉफी शॉप खोलनी है, तो वो सारे के सारे जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सबको टुगेदर लेकर आएगा उसकी कॉफी शॉप खोलने के लिए, राइट? अब जैसे कि कॉफी शॉप खोल रहा है तो लैंड मतलब उसको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, उसको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको इक्विपमेंट्स, मशीन्स लगने वाले हैं टू सेट अप अ बिजनेस। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। ये कौन करता है? ऑन्टरप्रीनियर ही करता है, मतलब टर्निंग आइडियाज इनटू बिजनेस। ऑन्टरप्रीनियर ही सारे के सारे फैक्टर्स को टुगेदर लाता है, याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल। डिसीजन मेकिंग, ऑन्टरप्रीनियर डिसीजंस लेता है कि भाई कितना, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कस्टमर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, उसका प्राइस क्या रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें, जैसे प्राइसिंग, मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीजें का जो डिसीजन है वो एंटरप्रेन्योर लेता है इन अ बिजनेस। नेक्स्ट, चूजिंग टेक्नोलॉजी। सेलेक्ट suitable technology and optimally combines resources to maximize output at minimum cost। मतलब टेक्नोलॉजी भी ऐसी यूज करना है कि भाई जो कम कॉस्ट लगे एंड प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने और उसमें ज्यादा पैसा भी ना लगे। सिंपल है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ओके, कम रेट में अच्छा माल, ठीक है, जैसे पीसीए, अफोर्डेबल प्राइसेस में बेस्ट क्वालिटी। सिंपल है, दैट इज चूजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी डायनेमिक। वाओ, डायनेमिक मतलब उसके कुछ इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए, उसके आइडियाज चेंज होते रहने चाहिए। कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में चल रही है तो उसको भी थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए कि भाई क्या क्या आइडियाज और ला सकता है, कितने इनोवेशन प्रोसेसेस और ला सकता है उसके बिजनेस में। ठीक है, जैसे न्यू मेथड्स हो गया, न्यू टेक्निक्स वो यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस समथिंग, लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक लगती है, जो न्यू मेथड्स लगते हैं, उसे ब्रिंग आउट करना, वो कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। पे रिवॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन, अच्छा पे रिवॉर्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो एंटरप्रेन्योर पे रिवॉर्ड्स टू अदर फैक्टर्स बेयर रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द प्रोडक्शन। मतलब चाहे बिजनेस को फायदा हो या फिर नुकसान हो, लेकिन जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने यूज करे, जैसे कि लैंड यूज करा है, लेबर यूज करा है, कैपिटल यूज करा है, तो ये सारी चीजों को तो पे करना पड़ेगा। लैंड किसी का यूज करा है तो रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेबर यूज करा है तो उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। कैपिटल यूज करा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैपिटल जहां से उठाया है, जैसे बैंक से उठाया, तो उन्हें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव कि भाई वो प्रॉफिट बना रहा है या फिर सक्सेस है या फिर सक्सेसफुल नहीं है बिजनेस, लेकिन ये सारी की सारी चीजें उन्हें पे तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हूं मैं? सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अभी तक हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ डिमांड देखा था, जहां पर प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप हमने देखा है। फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा है, प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप हमने देखा है। अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस में ये लॉ होता ही होता है, चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो छोटा हो, दिस लॉ इज ऑलवेज देयर, ठीक है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इजी भी है, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये किसका रिलेशनशिप बताता है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या किया आपने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैसे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट को अफेक्ट करता है, कॉस्ट को अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज को इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ये कौन सा लॉ बताने वाला है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन आएगा ऑब्वियस आपके क्या बोलते हैं दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप लॉ ऑफ प्रोडक्शन ही बताता है। प्रोडक्शन डील्स विद इनपुट एंड आउटपुट, तो ऑब्वियस है कि ये दो चीजों का ही रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। हाउ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल अफेक्ट द आउटपुट। आउटपुट मतलब दोस फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कितना कॉस्ट लगा है उसका भी रिलेशनशिप, उसका भी कैसे वो इफेक्ट हो रहा है, ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो समझने के बाद में विल मूव टुवर्ड्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सबसे पहला क्या है? वेरिएबल फैक्टर। सबसे पहला क्या है? वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे जो फैक्टर लिखा है इसका क्या मतलब है? यस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। और जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट्स। हर एक इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बेसिकली इतना नहीं आता है, बट देन वी आर टेकिंग इट, ओके। नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स, यस, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई आपकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई, राइट। एंड व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का क्या मतलब है? क्या मैं वेरिएबल को चेंजेस कह सकती हूँ? यस, अभी तक हमने इतना वेरी 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 कर आ रहे, तो अभी तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब है चेंज, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं चेंज इन इनपुट्स इज वेरिएबल फैक्टर? चेंज इन इनपुट्स इज वेरिएबल फैक्टर लिख सकती हूं मैं, यस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वेरी करते हैं, जो चेंज होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब सुनो, लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जितना आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब समझो आपको ना 10 सोफाज आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब आपको 10 सोफा प्रोड्यूस करना है, तो उसमें आपको जितना रॉ मटेरियल लगा है, क्या वो सेम रॉ मटेरियल आपको लगेगा 100 सोफे प्रोड्यूस करने में? नहीं लगेगा, क्या? नहीं। जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया है, जैसे 10 सोफे से आपने 100 सोफा करे हैं, राइट, 10 से आपने 100 करे हैं ना सोफा, जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा है तो ऑब्वियस है कि रॉ मटेरियल में भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। जितना 10 सोफे बनाने में आपको रॉ मटेरियल लग रहा था, उससे ज्यादा आपको रॉ मटेरियल लगेगा टू मेक 100 सोफाज, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई
वेरिएबल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो चेंज होता है, विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपका आउटपुट ज्यादा है, मतलब अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है आपके गुड्स, तो ऑब्वियस है कि आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चेंजेस, जब भी वेरिएबल फैक्टर की बात होगी, तो हम याद रखना है इनपुट्स, एंड इनपुट्स में मोस्टली रॉ मटेरियल्स आता है, क्योंकि हम मोस्टली रॉ मटेरियल्स में ज्यादा चेंजेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड मतलब जो कि वेरी नहीं करता, जो कि चेंज नहीं होता है, चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या फिर कम हो रहा है, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम वैसे के वैसे ही रहने वाला है, इट्स कांस्टेंट। जैसे कि मशीन्स का एग्जांपल ले लो, मशीन्स, अब आपकी फैक्ट्री में जो मशीन्स है, ठीक है, अब वो मशीन से आप चाहे 10 सोफे बनाओ या आप चाहे 100 सोफे बनाओ, लेकिन मशीन तो सेम है। मशीन थोड़ी आप मशीन को बड़ी छोटी इधर उधर ऐसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, राइट। मशीन इज फिक्स्ड, मशीन इज सेम, फिक्स्ड है, और वो मशीन के थ्रू आपका जो आउटपुट है, मशीन के थ्रू आपका जो आउटपुट लेवल है, वो चाहे आप बढ़ाओ या चाहे आप घटाओ, डजंट मैटर, बट व्हाट इज फिक्स्ड इज मशीन, सो दैट इज फिक्स्ड फैक्टर। मतलब ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है विच आर फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब चाहे आपका आउटपुट का लेवल आप बढ़ाए या फिर घटाए, सिंपल है। अब यहां पर आप एग्जांपल याद रखना, मशीन्स। क्लियर हूं मैं? पक्का? बेटा आपको ये मेरे जो भी हैंड रिटन नोट्स है ना, आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, बाकी जो लिखने का टाइम है वो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप आराम से लिखते बैठो। तो वेरिएबल फैक्टर का क्या मतलब हो जाता है, फिर से हम एक बार देखेंगे। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऐसे इनपुट्स है विच वेरी विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल। अगर आपका जो आउटपुट लेवल है वो आपने बढ़ाया है, मतलब आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ज्यादा इनपुट्स लगेंगे। जो इनपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आउटपुट लेवल चेंजेस, दैट इज वेरिएबल फैक्टर। एंड यहां पर आप एग्जांपल याद रखना, रॉ मटेरियल। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है? फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आपका आउटपुट बढ़े या घटे, मतलब चाहे आपका प्रोडक्शन आपने बढ़ाया या फिर डिक्रीज किया है, डजंट मैटर, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दीज आर फिक्स्ड। द मशीन इज फिक्स्ड, जो मशीन 100 यूनिट्स बनाने में काम आ रही है वही सेम मशीन है, दैट इज फिक्स्ड मशीन, जो कि आपको 100 यूनिट्स बनाने में भी काम आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल इज मशीन। क्लियर? नेक्स्ट टू टर्म्स आर लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, ठीक है। तो पहले समझो लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का क्या मतलब है? इट्स अ प्लानिंग पीरियड, मतलब आपके पास में इतना टाइम है जहां पर आप आराम से आपका फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज प्लानिंग पीरियड, ठीक है। अब एग्जाम्पल पीसीए का लेती हूं मैं, ठीक है। अब हम प्लान कर रहे, मतलब हम सब प्लान कर रहे कि भाई पीसीए को भी हमें एक्सपैंड करना है, प्रणव चांडक एकेडमी को हमें एक्सपैंड करना है। तो ऑब्वियस है कि हम सोचेंगे कि भाई लोकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, हर एक स्टेट में हमारी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, ठीक है। तो सोचेंगे हम कि भाई लोकेशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टाफ कितने रखने हैं, ठीक है, पैसा कितना लगने वाला है। तो ये सारे जो भी मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूं, तो ये सारे वेरी होने वाले हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द वेरिएबल फैक्टर्स। जब भी मैं लॉन्ग रन की बात करूंगी तो ऑब्वियस है कि मेरे पास में बहुत समय जहां पर मैं प्लान कर रही हूं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा इन लॉन्ग रन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? परफेक्ट। शॉर्ट रन का क्या मतलब हो जाता है? मतलब इट्स अ प्रोडक्शन पीरियड, आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब एक्चुअल में आप अभी क्या कर रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हो, दिस इज अ प्रोडक्शन पीरियड, ठीक है। अब समझो कि ना आपको आधी घंटे में, मतलब हाफ एन आवर में आपको 20 पिज्जाज डिलीवरी करनी है, ठीक है। आपके पास में टाइम कितना है? हाफ एन आवर, दैट इज शॉर्ट रन। कितने पिज्जाज आपको डिलीवरी करने हैं? 20,
ठीक है, तो वहां पे रॉ मटेरियल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है एक पिज्जा बनाने में जितना आपको रॉ मटेरियल, जितना आपको इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, 20 पिज्जा बनाने में आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो वहां पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो वेरी होने वाला है। लेकिन जो मशीन आप यूज करने वाले हो, पिज्जा जो मशीन में बनने वाली है, जो आप इक्विपमेंट्स जो आप यूज करने वाले हो, दोज आर फिक्स्ड। थोड़ी आप इक्विपमेंट्स थोड़ी चेंज करोगे ना, आप रॉ मटेरियल्स में चेंजेस लाओगे टू मेक 20 पिज्जास, है ना। लेकिन जो मशीन में जो पिज्जा बन रहा है दैट इज सेम, जो इक्विपमेंट्स आपको लग रहे हैं दोज आर सेम। तो यहां पर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स आर फाउंड। शॉर्ट रन में आपको वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स दोनों मिलेंगे, एंड लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर हूं मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को या हम टोटल प्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। मतलब आपकी फैक्ट्री में जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है, उनसे जो भी प्रोडक्ट बनाए, टुगेदर इन सम जो भी प्रोडक्ट बनाए, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। मैं एक एग्जांपल लेती हूं यहां पर, जैसे कि एक लेबर है, फर्स्ट लेबर ने 10 यूनिट्स बनाए, ओके। सेकेंड लेबर ने 20 यूनिट्स बनाए, ओके। थर्ड लेबर ने 30 यूनिट्स बनाए, वाव, ठीक है। तो अगर मैं ये यूनिट्स को सम में करूं, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 करूं, देन व्हाट इज द आंसर, 60। मतलब इन टोटल 60 यूनिट्स बने हैं, तो इसे हम टीपी कहते हैं, मतलब टोटल प्रोडक्ट। सिंपल है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल का क्या मतलब है, चेंजेस मतलब एक एडिशनल यूनिट ऐड होने से कितना चेंजेस आया है इन द टोटल प्रोडक्शन में। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट। एक वेरिएबल प्रोडक्ट, एक वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से आपके टीपी में कितना चेंज आया है, दैट इज एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो यहां पर मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया है ना। यहाँ पे फर्स्ट लेबर, मतलब जो फर्स्ट एक लेबर ने 10 यूनिट्स बनाए हैं, राइट। तो अब आपने कितना चेंज करा है यहाँ पर, 10 से 2, मतलब एक ही लेबर चेंज हुआ है, एक ही एडिशनल लेबर आपने ऐड करा है, राइट। तो यहाँ पर एन एडिशनल लेबर मतलब एन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, ओनली वन, ठीक है। एक ही हुआ है ना यहाँ पर, कितना हुआ है यहाँ पे, एक। अब देखो सेकेंड से थर्ड में भी कितना चेंजेस है वेरिएबल फैक्टर में, एक, ठीक है। एंड वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से आपके टीपी में कितना चेंज आया है। जैसे पहले जो एक लेबर था वो 10 यूनिट्स बना रहा था, अब जैसे सेकेंड लेबर आया तो वो कितना बनाने लग गया, 20 यूनिट्स। तो व्हाट इज द चेंज, 10 माइनस 20 इज 10, है ना। अगेन यहां पर जैसे थर्ड वाला जो लेबर है उसके आने से 30 यूनिट्स बनने लग गए, मतलब 30 माइनस 20 दैट इज 10। समझ रहे। सो ये जो चेंज आ रहा है, मतलब एक एडिशनल लेबर ऐड होने से और एक एडिशनल लेबर ऐड होने से, एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऐड होने से आपका जो टीपी में चेंज आ रहा है, मतलब यहां से देखो 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो ये जो बीच में जो चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स दिया है आपको, प्लस टीपी भी आपको डेटा में दिया है ना, अगर आपको एमपी निकालना है तो इजी हो गया आपको। अब जैसे 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है, जैसे आपको 1 2 3 4 5 दिया है, तो एक लेबर ने 10 बनाए, सेकंड वाले ने 20 बनाए, थर्ड वाले ने 30 बनाए, फोर्थ वाले ने 35 बनाए, फिफ्थ वाले ने 40 बनाए, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एंड चेंज, याद रखना मतलब एक ही चेंज होना चाहिए। तो 1 से 2 में कितना चेंज है, 1 का चेंज है, दैट मीन्स ये 10 से 20 में कितना चेंज है, 20 माइनस 10 का चेंज है। नेक्स्ट 30 माइनस
20 10 का चेंज है, 35 माइनस 35 का चेंज है, 40 माइनस 35 5 का चेंज है, ठीक है। सो दिस इज एमपी, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका ना एक और फॉर्मूला है, ठीक है। अभी जो हमने लगाया था, ये जो हमने लगाया है ना, दिस माइनस दिस, देन 30 माइनस 20, 35 माइनस 40, ये जो हम लोग ऐसे माइनस 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 करते आए, मतलब चेंजेस जो भी है देखते आए, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर्मूलाज याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एम पी एन, एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। वही हमने किया है, टीपी एन माइनस 1, एमपी क्या हो जाएगा, दिस टीपी एन माइनस 1 माइनस टीपी एन, ठीक है। सेम फिर टीपी एन माइनस 2 माइनस टीपी एन 20 पे, वैसे ही हो तो जाएगा ना, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, तो टीपी एन क्या है यहां पर 10 माइनस टीपी एन माइनस 1 क्या है 20, समझ में आया। सेम सेम फॉर्मूला है, ठीक है, जो अभी हमने करा है ना माइनस, सेम, ठीक है। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो क्या बोलता, एमपी इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। देखो, जब भी एक यूनिट का मतलब एन एडिशनल यूनिट का चेंज आ रहा है, देखो सबके बीच में एक ही यूनिट का चेंज है ना, तो हम लोग ये वाला फैक्टर कर सकते हैं, ये वाला मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लो, अब आ गया है, ठीक है, चलो इसके आगे ही मैं कंटिन्यू करती हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। 5, ठीक है, 5 के बाद में आपने डायरेक्टली 8 लेबर्स करे हैं, ठीक है, डायरेक्टली 8 लेबर्स करे हैं जो कि 80 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने करे 10 जो कि 100 इज द टोटल प्रोडक्ट, 100 इज द टोटल यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां तक, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का है, 3 और 4 के बीच में 1 का है, मतलब एन एडिशनल यूनिट, 4 और 5 के बीच में 1 का है। अब जैसे 5 और 8 आ गया, इसके बीच में कितना फर्क है, 3 का। अब जैसे 8 और 10 आ गया, इसके बीच में कितना फर्क है, 2 का, है ना। तो अब आप कैसे चेंजेस करोगे, अब आप ये वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हो, यहां पर आपको करना पड़ेगा चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहां पे चेंज कितना आया, अब आपने यहां पे कितना करा है, मतलब 3 है, 3 इज द चेंज, राइट। सो 3 बाय, एंड यहां पे कितना चेंज है 40 का, 80 माइनस 40 इक्वल टू 40 ना, 40/3 आ रहा है समझ में, परफेक्ट। सेम चीज यहां पे लेनी है। अब यहां पे कितना है, व्हाट इज द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, 2 का चेंज है, ठीक है। एंड व्हाट इज द चेंज इन टीपी, 100 माइनस 80 दैट इज 20, 20/2, क्लियर है। सो यहां पर ना, जब भी यहां पर यूनिट्स में एन एडिशनल यूनिट का नहीं चेंज है, मतलब ज्यादा यूनिट के चेंजेस है, ज्यादा यूनिट के चेंजेस है, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे सॉरी, जैसे यहाँ पे 3 लेबर्स का चेंज है, जैसे यहाँ पे 2 लेबर्स का चेंज है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एंड जब भी एक मतलब सिमिलर चेंज हो रहा है एन एडिशनल यूनिट, तो यू कैन जस्ट गो विद दिस। क्लियर हूं मैं, पक्का। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला, एक बार आप रीड आउट कर लेना, ओके। नेक्स्ट है एपी, एवरेज प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल है। अब देखो 10 एम्प्लॉय ने 100 प्रोडक्ट्स बनाए, तो एक एम्प्लॉय ने कितना बनाया 10, सिंपल है, बस उसी को हम लोग एपी कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वो आपने 10 नंबर कहां से निकाला, एपी इज टीपी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो आपने डिवाइड ही किया है ना, क्या बोला था मैंने, 10 लेबर्स है, उन्होंने 100 यूनिट्स बनाए, तो एक लेबर ने कितने यूनिट्स बनाए, कैसे किया है आपने, वो
तो टीपी टोटल यूनिट्स कितना है 100 है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितने हैं 10, दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आ गया 10। अरे सो सॉरी, कितना आ गया 10। क्लियर हूं मैं पक्का? तो एपी का तो फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है, याद रखने का, टीपी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये देखो एग्जाम्पल में, डन। अब आ गया है अपना मेन टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल फैक्टर्स की हम बात करें। प्रपोर्शन इज व्हाट, इट इज प्रपोर्शनेट, मतलब किस हद तक चेंजेस आएगा आउटपुट में, ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बताता है। एंड जब भी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करेंगे तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है एंड कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन चेंज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर, टू चेंज द प्रोडक्शन लेवल। अगर आपको प्रोडक्शन का लेवल मतलब आउटपुट का लेवल बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को आप वेरी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज लेबर। ठीक है, हम लोग तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ने का, बाद में मैं बुक का आपको दूंगी, आप बस बुक में से एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ठीक। शॉर्ट रन में क्या होता है, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अब जब भी प्रोड्यूसर को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियस है वो सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, कैन चेंज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर, लेबर, टू चेंज द प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, अब हम ना ये पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स ही आता है यार। ठीक है, अब जहां पर ना हम ड्रेसेस बना रहे हैं, ठीक है, अब मेरी फैक्ट्री है जो ड्रेसेस बना रही है। ठीक है, तो वहां पर मशीन्स यूज होते हैं, ऑब्वियस है, तो वहां पे ना 4 तरह के मशीन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज हो रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक मैं कर रही हूँ कटिंग वाली मशीन, ठीक है, एक मैं कर रही हूँ स्विंग वाली मतलब स्टिचेस वाली मशीन। ठीक है, एक मैं कर रही हूँ लेबल्स लगाने के लिए मशीन, एक मैं कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए मशीन। ठीक है, तो ये 4 मशीन है मेरी फैक्ट्री में। ठीक है, अब मैंने लेबर एम्प्लॉय किया है, मतलब एम्प्लॉय किया है मतलब हायर किया है। ठीक है, अब जैसे मैंने, ये मेरे लेबर है और ये मेरी यूनिट्स है, ये मैं दूसरे कलर में लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट, ब्लू। ठीक है, ये मेरे लेबर है और ये मेरे यूनिट्स है। ठीक है, अब मेरे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे ये 4 मशीन्स है। ठीक है, अब मैंने एक लेबर को हायर किया है जो 10 ड्रेसेस बना सक रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ यूजिंग दिस 4 मशीन्स। ये 4 मशीन यूज करने से मेरा जो एक लेबर है वो 10 ड्रेसेस इन अ डे, मतलब दिन रात मेहनत करके वो एक लेबर 10 ड्रेसेस बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब मैंने एक और लेबर हायर कर लिया तो टोटल 2 लेबर हो गए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि भाई एक लेबर 10 बना रहा है तो सेकंड मतलब 2 लेबर कितना बनाएंगे, 20 ड्रेसेस बनाएंगे। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट ऐसा एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए ना कि भाई एक लेबर 10 बना रहा है तो 2 आ गए तो दुगना 20 होना चाहिए, लेकिन नहीं, सेकंड लेबर आने से 25 ड्रेसेस बन रहे हैं। आप सोचने लग गए कि भाई मैंने तो 20 का अंदाजा लगाया था, ये 25 ड्रेसेस कैसे बन गए? एक लेबर आया तो 10 बने, दूसरा लेबर आने से 25 कैसा हुआ? भाई 20 होना चाहिए था। आप सोच रहे भाई ये 5 ड्रेसेस एक्स्ट्रा कैसे बने? अब आप उसका रीजन जानने लगे हो। तो उसका रीजन क्या है कि जब जो एक लेबर था वो
10 ड्रेसेस बना रहा था। कैसे बना रहा था? इन अ डे 2 घंटे कटिंग कर रहा था, 2 घंटे स्टिच कर रहा था, 2 घंटे उसके लेबल्स लगा रहा था, 2 घंटे एम्ब्रॉयडरी कर रहा था। ठीक है, तो वो टाइम पे सारी मशीन साथ में यूज नहीं हो रही थी। एट अ टाइम वो एक ही मशीन को यूज कर रहा था, क्योंकि एक ही इंसान है, एक इंसान के 2 हाथ है, तो एट अ टाइम वो एक ही मशीन यूज कर रहा था। ठीक है, तो इससे जो टाइम बच रहा था, दो मशीन्स के बीच में यूज करने का जो टाइम बच रहा था, वो सेकेंड लेबर आने से पैक हो गया है। समझ रहे? अब जो टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा था वो सेकेंड लेबर आने से यूज होने लगा है। अब सेकेंड लेबर आया है तो जैसे फर्स्ट लेबर ने कटिंग करी तो सेकेंड लेबर उसको सुइंग पे मतलब स्टिचिंग पे लगा रहा है। ठीक है, थर्ड लेबर ने लेबल्स करे तो फोर्थ वाला लेबर उसे एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। ठीक है, तो सारे मशीन्स टाइमली बेसिस पे यूज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए। 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए, 5 ड्रेसेस एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिर से। अब 3 लेबर हो गए, अब आपने 3 लेबर्स हायर करे। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे कितने ड्रेसेस बनने चाहिए? 50 ड्रेसेस बनने चाहिए। 25 है तो 25 का डबल, 25 के डबल, क्योंकि आपने एक और लेबर को हायर करा है, तो कितना बनना चाहिए? 50। लेकिन यहाँ पे बन गए 55 ड्रेसेस। फिर से 5 का मुनाफा कैसे हो गया? अब सोचो, देखो, जब 2 लेबर्स थे तो कोई कटिंग करता था, स्टिचिंग करता था, तो सेकंड वाला लेबर लेबल्स लगाता था। लेबल्स मतलब ये लेबर और लेबर दोनों भी हो रहा है, तो मैं इसको ना टैग्स कर देती हूँ, टैग्स या फिर लेबल्स। ठीक है, मशीन। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं? अब जब एक लेबर था, नहीं, अब जब 2 लेबर्स थे तो 2 लेबर्स में से एक लेबर ये 2 काम करता था और एक लेबर ये 2 काम करता था। ठीक है, तो बीच में मशीन्स तो कंटिन्यूअसली यूज नहीं हो रहे थे ना, तो एज अ रीजन हमने एक और लेबर को हायर करा है। ठीक है, अब तीसरे लेबर आने से ये तीनों ने काम बांट लिया आपस में। ठीक है, अब फर्स्ट वाला लेबर सिर्फ और सिर्फ कटिंग देखता है, खटाखट कपड़े लाता और काटता 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 काटता। ठीक है, अब सेकंड वाला लेबर स्टिच और एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क करता है। ठीक है, सेकंड वाला लेबर ये 2 चीजें कर रहा है। ठीक है, और थर्ड वाला जो लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ टैग्स और लेबल्स लगाता है कपड़ों पर। ठीक है, तो इससे काम बट गया। काम बटने से ये जो लेबर्स है वो अपने आप में स्पेशलाइज होते जा रहे हैं। अब जैसे ये एक लेबर का काम क्या है? सिर्फ कटिंग 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 कटिंग, तो वो कटिंग करते 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 कटिंग का मास्टर बन गया। ठीक है, सेकंड वाला लेबर का काम क्या है? स्टिच स्टिच स्टिच, वो स्टिच करते करते स्टिचिंग का मास्टर बन गया। थर्ड वाला लेबर टैग्स लगाने में मास्टर बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? लेबर्स में एक स्पेशलाइज मतलब एक स्किल डेवलप हो गया है उनका, राइट। और उसकी वजह से ये सारे के सारे लेबर्स एक्सपर्ट हो गए अपने अपने काम में, मतलब उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने लग गई, जिसकी वजह से आपको +5 ड्रेसेस का मुनाफा हुआ है। सारे मशीन्स टाइमली बेसिस पे काम कर रहे, एक भी मशीन रेस्ट पे नहीं है, मतलब एक मशीन ऐसे लीजरली नहीं बैठी है। ठीक है, हर एक मशीन अपना अपना काम टाइमली बेसिस पे कर रही है। ठीक है, अब आपने यही सोच के, बोलते हैं ना लालच, कि भाई मैं और 4 करूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, सोचते हैं ना। अब आपने 4 लेबर्स रखे तो बड़ा तो है यूनिट्स, ड्रेसेस की क्वांटिटी तो बड़ी है। आपने 4 लेबर हायर करे तो कितने ड्रेसेस बन रहे? 60 ड्रेसेस बन रहे, लेकिन कम में इंक्रीज हुआ है। इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना अभी तक यहां पर हो रहा था। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है? डिक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज हुई है। समझ रहे? क्यों? क्यों? क्योंकि ये लेबर की नीड ही नहीं थी बॉस, सारा काम बरोबर से चल रहा था, एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था मशीन्स का। यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स हो रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एक लेबर को आपने हायर करा है तो यहां पर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स हो रही है, तो जिससे सिर्फ +5 ही हुआ है, +5 यूनिट्स ही आपको मिले हैं। एक लेबर ऐड करने से आपको ज्यादा मुनाफा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है, आपको सिर्फ +5 ड्रेसेस का ही मुनाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 3 लेबर्स ही ऑप्टिमम यूज कर रहे थे मशीन्स की, एकदम जितनी यूजफुलनेस है मशीन्स की वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पर है। ठीक है, अब ये एक आने से, अब ये जो 3 लेबर्स है, ठीक है, अब ये 3 लेबर्स जब कभी एक लेबर नहीं आया है, एब्सेंट है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, तो ये फोर्थ वाला जो लेबर है उसकी जगह पे काम कर रहा है।
ठीक है, तो इस बेसिस पे सिर्फ 60 ड्रेसेस ही बना पा रहे हैं 4 लेबर्स मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज तो है लेकिन डिक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज है। जितना होना चाहिए था इंक्रीज उतना नहीं है, कम इंक्रीज है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। अब आपने 5th लेबर हायर किया, बैकअप के हिसाब से आपने 5th लेबर हायर किया। बैकअप मतलब अगर मेरे बंदे नहीं आ रहे तो ये वाला लेबर काम करेगा। ठीक है, अब ये लेबर हायर करने से 50 ड्रेसेस ही बन रहे हैं, मतलब आपने 5 लेबर्स, तो इन टोटल 5 लेबर्स है आपके पास में, तो 60 से बढ़ना चाहिए ना क्वांटिटी, क्योंकि आपने एक और लेबर को हायर करा है, लेकिन ये तो कम हो गई भाई साहब। 60 से 50 हो गया, मतलब -10 में चले गए। अब -10 क्वांटिटीज बन रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लेबर है, ये लेबर ना दूसरों को भी काम नहीं करने दे रहा है। अब ये जो लेबर है, ठीक है, ये जो बाकी के जो लेबर्स जो काम कर रहे हैं, ये लेबर ये लोग को भी काम नहीं करने दे रहा, डिस्टर्ब कर रहा है चलो काम में। खाली बस बातें बातें, यहाँ की बातें, घर की बातें, बाहर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, सिर्फ बातें बातें कर रहा है, जिससे दूसरे लेबर्स का भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जब भी माइनस में जा रहा है ना, दिस इज ब्रेक डाउन पॉइंट, दिस इज ब्रेक डाउन पॉइंट। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ था, पहले आपने लेबर हायर करे तो ऑब्वियस है यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही थी आपकी ड्रेसेस की क्वांटिटी। ठीक है, जैसे जैसे आपने और लेबर्स हायर करे लालच की वजह से कि भाई मैं ज्यादा हायर करूंगा तो मेरे ज्यादा कपड़े बनेंगे, लेकिन बेटा मशीन्स तो फिक्स्ड है, मशीन्स तो फिक्स्ड है ना। आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज ट्रू। अभी हमने बोला था कि ये जो वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम जो पढ़ रहे हैं, वहां पर हमने मशीन्स को फिक्स्ड लिया है। मशीन्स आर फिक्स्ड, ये जो अपनी मशीन्स है दीज आर फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, और जो अपने लेबर्स है दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स। बार बार चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये इतना चेंज कर दिए कि भाई मशीन्स की, भाई जो हमें मुनाफा, जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए था वो ही नेगेटिव में चले गया। हमने इतने लेबर्स हायर कर लिए कि यूनिट ज्यादा बनने से घटते जा रहे हैं। पहले तो ज्यादा बड़े 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 बड़े, फिर घटने लग गए, फिर तो माइनस में चला गया। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल, सिंपल टर्म्स में दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसका ना मैं टेबल बताती हूँ कि कैसे हम टीपी, एमपी एंड एपी निकालते हैं। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, राइट? गुड, मुझे लगा भूल गए हो। इसी का ही निकालते हैं, यही सारी चीजें लेते हैं तो क्या इजीली हो जाएगा। बुक में कुछ दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने कुछ दूसरे एग्जाम्पल से बढ़ाया है, तो बुक का आप एक बार रिफर कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज इंपॉर्टेंट। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, इसी का ही निकालते हैं। ठीक है, टेबल, और बुक में कुछ और है एग्जाम्पल, तो वो आप एक बार रीड आउट करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम नंबर ऑफ लेबर्स। मैं पेन चेंज करूं क्या कलर? पिंकी पिंकी लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स, नेक्स्ट टीपी, नेक्स्ट इज एमपी एंड नेक्स्ट इज एपी। ठीक है, अरे बोलो ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। अब देखो नंबर ऑफ लेबर्स कितने थे, 1 2 3 4 5। टीपी कितना था, 10 25 55 60 एंड 50, राइट। एमपी का क्या फॉर्मूला है? एडिशनल यूनिट की वजह से कितना चेंज हो रहा है टीपी में, एडिशनल यूनिट। अब यहाँ पे देखो एक ही एडिशनल यूनिट है, अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा रहते तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही एडिशनल यूनिट है, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है? पहले तो देखो, पहले तो यहाँ पे चलो 0 0 लो, ठीक है, 0 लेबर्स तो 0 टीपी, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है? 10 का। नेक्स्ट में कितना चेंज हुआ है? 15। नेक्स्ट में कितना चेंज हुआ है? 30 का, राइट। नेक्स्ट में कितना चेंज हुआ है? 5 का। नेक्स्ट में कितना चेंज हुआ है? 10 का, है ना। बेटा आप लोग को ना ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर लेके जाना कंपलसरी है,
ठीक है, आराम से कैल्सी लेके जाने का और कैल्सी यूज करने का, अपना दिमाग ज्यादा नहीं यूज करने का, ठीक है। वरना आपको लगेगा यार इकोनॉमिक्स में क्या कैलकुलेटर लेके जाते हैं, क्या खाली मैथ्स में लेके जाते हैं, होशियारियां नहीं मारने का, जाने का कैल्सी यूज करने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपी, एपी क्या हो जाएगा, एपी इज व्हाट, एपी इज पर यूनिट। एपी हम लोग कैसे निकालते हैं, डिवाइडिंग टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जितने हैं उसको हमको डिवाइड करना है, राइट। तो पहला क्या है टीपी 10 डिवाइडेड बाय 1, सेकंड इज व्हाट 25 डिवाइडेड बाय 2, थर्ड इज व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 3, नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 4, नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो निकालो 10, ठीक है। नेक्स्ट 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, अराउंड 12.5, ठीक है। नेक्स्ट 55 डिवाइडेड बाय 3 18.333, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 15, ठीक है। नेक्स्ट 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना है 10। मैम क्या मैम आप ये भी कैल्सी में कर रहे हैं, यस बेटा कैल्सी में ही करना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर लेके गए तो यूज तो करो, आजू बाजू वाले बच्चे देख के खुश हो जाएंगे, भाई ये तो पक्का पास होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल। अब यहाँ पे देखो ये जो है स्टार्टिंग के ये जो 3 लेबर्स है, यहाँ पे देखो ना आपको इंक्रीज दिख रहा है, इंक्रीज इन लेबर्स करने से टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। दूसरा कलर लेती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो जैसे आपने लेबर को इंक्रीज करा है वैसे ही टीपी इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट। छोटा वाला जो मैंने एरो डाला दैट इज इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब हो जाता है कि भाई यहाँ पे देखो ना जितना इंक्रीज हो रहा है दैट इज मोर देन डाउन। यहाँ पे देखो नीचे, अब यहाँ पे देखो 55 से 60 में इंक्रीज है, 55 से 60 इज एन इंक्रीजिंग इन टीपी, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, कम रेट पे इंक्रीज है। यहाँ पर इंक्रीज है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर हूं मैं? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो टीपी इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? स्टेजेस देखो पहले पे ना, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे टीपी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट वैसे ही एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, यहाँ पे -10 है क्योंकि ये मैंने शायद यहाँ पे माइनस लिखना भूल गई। जैसे ही डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो एमपी इज डिक्रीजिंग, है ना, और जैसे ही टीपी डिक्रीज हो रहा है, पूरा का पूरा डिक्रीज हो रहा है, देन एमपी इज नेगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट एपी का क्या हो रहा है, जब टीपी एमपी इंक्रीज हो रहा है तो एपी भैया भी तो इंक्रीज होंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली हर एक चीज टीपी एमपी और एपी तीनों भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज पे टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी डिक्रीज हो रहा है और एपी भी डिक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेज पे टीपी डिक्रीज हो रहा है, ये तो नेगेटिव में चला गया, और एपी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हूं मैं? सो दीज आर द 3 स्टेजेस, ठीक है। चलिए लॉज ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में अभी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 बेसिक लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अभी हमने वेरिएबल की शुरुआत कर दी है, जहां पर हमने जो बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए वो भी हमने नोट्स के थ्रू आराम से पढ़ा है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल का एक और नाम है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। आपको लगेगा अरे मैम ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, थप्पड़ मारूंगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, it explains the relationship between inputs and outputs in short period. Okay, the law states that output changes when variable factor changes while fixed factors remains constant. ये अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है, याद रखना, ठीक है। डेफिनेशन उसका आप एक बार रीड आउट कर लो। प्रोडक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है टीपी एपी एमपी, ये सारा का सारा अभी हमने देख लिया है बहुत अच्छे से,
ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, ये जो है कि भाई पहले इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, तो ये आप एक बार रीड आउट करना। ये देखिए 3 स्टेजेस, ये देखिए 3 स्टेजेस। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर आउटपुट है वाई एक्सिस में, ठीक है। जो पहला जो टीपी वाला जो लाइन है दैट इज इन ब्लू, टीपी देखो कैसे है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहां तक फर्स्ट स्टेज कहां पर है, यहां तक, ठीक है, यहां तक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर यहाँ पे देखो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, मतलब कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां पर इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और यहां पर तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमपी देखो, एमपी पिंक में है, देखो ये भी इंक्रीज हो रहा था पहले, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज में ये डिक्रीज हुआ है, और थर्ड स्टेज में तो ये नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव कब होगा, व्हेन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करके डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव। और एमपी ऑलवेज जब भी है, मार्जिनल यूटिलिटी ले लो या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ले लो, वो नेगेटिव में ही जाता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने पढ़ा था ना। नेक्स्ट एपी, एपी देखो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग, फिर मोर डिक्रीजिंग, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो डायग्राम है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, याद रखो, ओके। देखो एक समरी के थ्रू भी दिया है, समरी ऑफ द लॉ, तो ये एक बार आप रीड आउट कर लेना। फर्स्ट स्टेज पे तीनों भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे ये डिमिनिश हो रहा है, ये भी डिमिनिश हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। थर्ड स्टेज पे गोज ऑन डिमिनिशिंग, नेगेटिव हो गया है एमपी तो, एंड दिस इज गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो ये स्टेजेस याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में बेटा आपको ये पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कौन से स्टेज पे क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रीजंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब ये जो डिमिनिश हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है ये डिमिनिश हो रहा है, ये इसके क्या रीजंस है। एक तो ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस, अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग तरह के यूनिट्स है, साइज में चेंज है, अलग अलग चेंजेस है, राइट, तो वो होमोजीनियस नहीं है, इसीलिए डिमिनिश हो रहा है। ये हमने ऐसे एक्सेप्शंस ऑलरेडी कई देखे हैं, याद आ रहा है क्या कुछ। imperfect substitutes, substitutes are not perfect, combination becomes wrong, तो ये ऐसे देना है इसीलिए दे दिया है, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आउटपुट डिसीजन एफिशिएंटली। ये जो हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो आउटपुट है वो एकदम मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सके बाय यूटिलाइजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपका जो आउटपुट लेवल है वो पूरा का पूरा, मतलब एट मैक्सिमम पॉइंट आप जा सको बाय यूटिलाइजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स आपको ऑब्वियस है फिक्स्ड रखने पड़ेंगे, कुछ आपको वेरिएबल रखने पड़ेंगे टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हो। अकॉर्डिंग टू इट अ फर्म और प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली इन सेकेंड स्टेज, अवॉइडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज। देखो फर्म या फिर प्रोड्यूसर वो सेकेंड स्टेज पर ही ऑपरेट करता है, फर्स्ट स्टेज पे अवॉइड करता है, लास्ट स्टेज तो अवॉइड करनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंड स्टेज पे मोस्टली फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स, फर्म्स बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अजम्पशंस, हर एक लॉ में अजम्पशंस होते हैं और वो अजम्पशन के बेसिस पर ही लॉ बनता है, जहां पर हम टेबल बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अजम्पशंस है, क्या क्या है, द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, मतलब अलग अलग तरह के। अब वेरी हो रही है फैक्टर्स, अब वेरी होगी फैक्टर्स तो ऑब्वियस है कि वो सेम थोड़ी रहेगी। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट्स इन सेम क्वांटिटी, सेम साइज, सेम नेचर, राइट। एंड व्हाट इज वेरिएबल, जब फैक्टर्स ही वेरिएबल हो रहे हैं तो होमोजीनियस थोड़ी रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अज्यूम करके चलना है कि वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, सॉरी, तो यहां पर हमें अज्यूम करना है कि फैक्टर्स होमोजीनियस है, मतलब सेम नेचर के हैं, सेम साइज के और सेम क्वांटिटी के हैं। some factors are variable, some factors can change while others remain constant, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। the combination of fixed and variable factors are adjusted, yes हम adjust भी कर रहे हैं। there must be no change in the level of technology, technology same use करना है, and ये सिर्फ short period पे applicable है।
ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन के बेसिस पे हमने अभी लॉ पढ़ा है। ये अजम्पशंस इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझा है तो ये सिर्फ चुटकियों का काम है। ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड टाइप। क्या है सेकेंड टाइप? दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अभी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देखा था, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसका क्या मतलब हो जाता है? रिटर्न टू स्केल मतलब क्या? आप बोलते सुनते भी होंगे आप कि भाई बोलते हैं ना कि मेरा जो बिजनेस है दैट इज नॉट स्केलेबल, मेरा जो बिजनेस है उसका स्मॉल स्केल है, मेरा जो बिजनेस है दैट इज ऑन लार्ज स्केल। तो स्केल का क्या मतलब हो गया कि भाई आपकी प्रोडक्शन आप कितना बढ़ा रहे हो और उससे क्या रिटर्न मिल रहा है। प्रोडक्शन कितना बढ़ा रहे हो, आपका आउटपुट, आपके जो आउटपुट में चेंजेस आ रहा है उससे इनपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपको लॉ ऑफ रिटर्न बताता है कि आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। वो आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, याद रखना। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न्स बिजनेस को तभी मिलेगा जब वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहा है। अब स्केल का क्या मतलब है कि भाई आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है, मतलब कितना और बढ़ाया जा सकता है आपके बिजनेस को। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये जो भी आएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, याद रखना दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज फॉर शॉर्ट term. All factors become variable when all the factors are increasing in the same proportion and increase in the scale occurs. Long term की बात करेंगे तो long term में सारे के सारे factors variable है। factors मतलब सारे के सारे factors of production variable है, मतलब change होते हैं, क्योंकि हम long term की बात कर रहे हैं। All factors of production are changeable, are variable, मतलब इतना चेंज होगा, ऑल फैक्टर्स विल इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन एंड इंक्रीज इन द स्केल। मतलब ऑल फैक्टर्स जो भी इनपुट्स है वो इंक्रीज होगा इन द सेम प्रपोर्शन जितना स्केल में इंक्रीज हो रहा है। जितना स्केल मतलब जितना आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनपुट भी इंक्रीज होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, इनपुट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इनपुट्स आर वेरिएबल। यहां पर इनपुट्स फिक्स्ड नहीं रहते, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फिक्स्ड। ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी चेंज्ड। एग्जांपल लो, आपका होटल है, ठीक है, अब आपको होटल को बढ़ाना है, आपको एक्सपैंड करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको ज्यादा लैंड लगेगा। ठीक है, फिर आपको ज्यादा स्टाफ हायर करने पड़ेंगे, वेटर्स, कुक, ये सब आपको ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, उसमें आपको ज्यादा कैपिटल लगेगा, पैसा भी तो आपको लगाना पड़ेगा ना, ताकि जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सारे के सारे आप खरीद सको। ठीक है, तो जितना आपको होटल बड़ा करना है, जितना आपको होटल स्केलेबल करना है, तो वैसे ही जितना आपको होटल स्केलेबल करना है तो आपको आउटपुट भी आपको इनपुट भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, है ना। जैसे लैंड आपने ज्यादा ली है, मशीन्स आपने ज्यादा खरीदे हैं, कैपिटल आपने ज्यादा लगाया है, स्टाफ आपने ज्यादा हायर करा है, इनपुट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, और वो इनपुट्स की वजह से आपका बिजनेस कितना स्केलेबल होगा, कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके आउटपुट पे। क्लियर है फंडा? ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल वेयर ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन एज इंक्रीज इन द स्केल अकर्स। अब रिटर्न टू स्केल क्या आ गया है? द डिग्री बाय विच आउटपुट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन। द डिग्री बाय विच आउटपुट चेंजेस मतलब आउटपुट में जितना चेंज आता है, डिग्री इज व्हाट? चेंज। आउटपुट में जितना चेंज आता है किसकी वजह से? एज एन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। आप जब इनपुट्स की क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, इसके वजह से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज रिटर्न टू स्केल, दैट इज रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब आउटपुट आपको कितना रिटर्न दे रही है। ठीक है, दैट इज रिटर्न टू स्केल्स। ओके, तो यहाँ पे 3 तरह के लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होते हैं। एक है कांस्टेंट, एक है इंक्रीजिंग और एक है डिक्रीजिंग। कांस्टेंट आप नाम से ही समझ गए होंगे, अभी तक आपने देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब डिमांड कितना चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स पढ़े थे, राइट। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कितना चेंज हो रहा है, किस हद तक चेंज हो रहा है, कितने परसेंटेज में चेंज हो रहा है, वो सब पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, पढ़े थे ना।
मोर देन इलास्टिसिटी पढ़े थे ना अपने, परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल है तो वगैरह वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। अब प्रोडक्शन में भी तो देखना पड़ेगा ना, इनपुट के चेंज होने से आउटपुट में कितना इफेक्ट पड़ा है, तो वो ये तीन चीजों से आप मेजर कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। कांस्टेंट कब रहेगा, जब आपका जो आउटपुट है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ है जितना आपने आपने इनपुट इंक्रीज करा है, ठीक है। आपने इनपुट समझो 20% से आपने आपके इनपुट्स चेंज करे, मतलब 20% से आपने लैंड इंक्रीज करा है, 20% से आपने लेबर्स इंक्रीज करे हैं, 20% से आपने कैपिटल इंक्रीज करा है, तो सेम पोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। 20% से आपके गुड्स एंड सर्विसेज, आपका जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 20% से अगर आपने 20% से अगर आपने इनपुट चेंज किया है तो सेम 20% से आपका आउटपुट चेंज होगा। सो जब ऐसे होता है वी विल कॉल इट एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना आपने इनपुट्स लगाए हैं सेम परसेंटेज में आपको आउटपुट मिल रहा है, इक्वल, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, इनपुट आपने लगाए हैं 20%, मतलब 20% आपने इनपुट चेंज करे हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो 40% से चेंज हुआ है। समझ रहे, आपने इनपुट में कितना चेंज करा है, आपने इनपुट में 20% से आपने इनपुट्स में चेंज करे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनपुट्स में आपने चेंज करे लेकिन आउटपुट में ज्यादा चेंज हुआ है। इनपुट में चेंज जितना हुआ है उसके कंपैरिजन में आउटपुट में ज्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों होगा, इसके जो रीजन है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आउटपुट इज ग्रेटर एट अ ग्रेटर प्रपोर्शन, आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर प्रपोर्शन देन द इंक्रीज इन इनपुट। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, ठीक है। आउटपुट देखो, आउटपुट तो हर किसी में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में भी आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग में भी आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितने प्रपोर्शन तक, कांस्टेंट में इक्वल प्रपोर्शन है टू इनपुट्स। आउटपुट इंक्रीजिंग में आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर प्रपोर्शन, मतलब इनपुट से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीजिंग में आउटपुट इंक्रीज तो हो ही रहा है, हर एक स्टेज में आउटपुट इंक्रीज हो ही रहा है लेकिन स्मॉलर परसेंटेज देन इंक्रीज इन इनपुट्स, सो दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये 20% से इनपुट्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, एंड ये हुआ है 10% से आउटपुट इंक्रीज। क्लियर हूं मैं? तो यहां पे देखो आउटपुट में इंक्रीज, देखो तीनों भी लेवल्स में आउटपुट इंक्रीज होगा ही, ये मेरी चीज याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। तीनों लेवल पर भी आउटपुट इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग लेवल पे स्मॉलर इंक्रीज होगा, क्योंकि स्मॉलर इंक्रीज होगा देन इनपुट्स, स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज होगा देन इनपुट्स। इंक्रीजिंग लेवल पे ग्रेटर प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा, ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज होगा देन इनपुट्स, एंड कांस्टेंट में सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा देन इनपुट्स, ठीक है। दीज आर द 3 टाइप्स। क्लियर है फंडा? अब अपनी बुक में देखते क्या है। रिटर्न टू स्केल के बारे में अभी हमने देखा, इनपुट्स आउटपुट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म बताता है, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड स्केल, एंड आउटपुट जो आएगा रिटर्न देगा, आउटपुट जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न्स, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू इनपुट चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ दिया है, यहाँ पे 3 स्टेजेस है जो अभी हमने देखे हैं कि भाई कितने प्रपोर्शनेट, मतलब कितने परसेंटेज में कितना प्रपोर्शन चेंज होता है, ठीक है। आउटपुट में कितना चेंजेस आने से इनपुट में कितना चेंज होगा, और इनपुट में कितना चेंज आने से आउटपुट में कितना चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक दिए हैं। इनपुट्स में हमने यहाँ पे लैंड एंड लेबर लिया है, मैंने बोला ना यहाँ पे वेरिएबल इनपुट्स, यहाँ पे फिक्स्ड इनपुट्स नहीं रहेंगे, मतलब लैंड एंड लेबर हमने लिया है तो ये दोनों भी चेंज होंगे, ठीक है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब इतना सा था, ठीक है, ए अपन इतना कंसिडर करते, ए पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे लैंड आपने 1 एकड़ लिया है समझो, एंड लेबर्स आपने 2 एम्प्लॉय करे, ठीक है। तो आपका टोटल प्रोडक्टिविटी तब क्या था, 4 था, ठीक है। अब जैसे ही आपने लैंड और लेबर बढ़ाया है इन दी इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल प्रपोर्शन मतलब देखो आपने 1 एकड़ लैंड बढ़ाया है, ठीक है, सेम फिर से 1 एकड़ लैंड आपने बी वाले प्रोडक्शन स्केल पे बढ़ाया, ठीक है, फिर सेम 1 एकड़ लैंड आपने सी वाले प्रोडक्शन पे बनाया है,
सी पे बनाया है, सेम 1 एकड़ लैंड आपने डी पे बढ़ाया है, ठीक है, एंड सो गो ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो सेम प्रपोर्शन में आपने लैंड को इंक्रीज करा है, ठीक है, हर एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे। सेम विथ लेबर, जैसे लेबर ए पे कितना था, 2 थे, 2 लेबर्स थे आपके पास में, तो 2 से आपने सेम लेवल पे इंक्रीज करा है, 2, 4 हो गए, फिर अगेन आपने 2 और ऐड करे, 6 हो गए, फिर और 2 और ऐड करे, 8 लेबर्स हो गए, 2 और ऐड करे, 10 हो गए, 2 और ऐड करे एंड सो गो ऑन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल प्रपोर्शन, मतलब सेम प्रपोर्शन में, सेम परसेंटेज में आपको आपके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना है। मेरी नोट्स कहां पर है? देखो यहां पे लिखा था ना, इन सम प्रपोर्शन एंड इंक्रीज इन सेल अकर्स, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, वही सेम चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे ही जितना ए में हुआ है, ए वाले स्केल में, उतना ही बी में हो रहा है, सी में, डी में, ई में, ठीक है, देखो सेम इक्वली चल रहा है, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्टिविटी देखो, टोटल प्रोडक्टिविटी अब जब यहाँ पे 1+2 था, मतलब 1 एकड़ था और 2 एम्प्लॉइज थे, तब 4 हो रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही डबल हुआ है तो यहाँ पे 10 हो गए, ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए था, जैसे डबल हुआ है यहाँ पे कितना हो गए, यहाँ पर हो गए 10, लेकिन यहाँ पे डबल हुआ है तो 8 होना चाहिए था, राइट। सो यहाँ पे 10 है, सो दिस इज इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है आपको, दिस इज इंक्रीजिंग। अब जैसे और यहाँ पे डबल हो गया है, अब चलो 10 है तो 10 का डबल मतलब 20 होना चाहिए था, सॉरी 8 होना चाहिए था ना यहाँ पे, अब 8 का डबल मतलब 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 18 है, तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, total productivity is increasing, right? तो दिस इज गोइंग ऑन, ठीक है, ये सारे के सारे कैलकुलेशन सेम है यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या बताता है कि भाई इनका जो डिफरेंस है कितना चेंज हो रहा है, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपने ये 2 से इंक्रीज करा है तो यहाँ पे है 28, ठीक है, अगेन ये आपने 2 से इंक्रीज करा है तो यहाँ पर है 38, ठीक है। तो ये जो है ई में व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, दैट इज 10, ठीक है, दैट इज 10, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, राइट, ये भी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद में ये डिमिनिश होना स्टार्ट हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है ना, देखो 8, फिर 6, फिर 4, अगेन देखो यहाँ पे ना इंक्रीज यहाँ पे है, टीपी इंक्रीज ही होने वाला है, लेकिन कितने तक, मतलब ज्यादा ग्रेटर इंक्रीज होगा या फिर लेसर इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही होगा। अब यहां तक देखो ग्रेटर पोर्शन में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, अब यहां से देखो लेस पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन अ डिक्रीजिंग रेट। क्लियर हूं मैं? ऑल इनपुट्स चेंजेस इन इक्वल प्रपोर्शन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्केल, यहाँ पे हमने मेंटेन करके रखा है। चेंजेस इन आउटपुट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टीपी एंड मार्जिनल रिटर्न्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इनिशियली व्हेन इनपुट्स आर डबल मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीजेस मोर देन प्रपोर्शन। देखो यहाँ पे जब ये डबल थे तो यहाँ पे देखो मोर देन प्रपोर्शन, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। तो यहां तक तो इंक्रीजिंग रिटर्न है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न ही है ना, अभी हमने पढ़ा है। इन द 4th and 5th स्टेज आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली इंडिकेटिंग कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पे देखो ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे हैं रिटर्न्स। बियॉन्ड दिस फर्दर इनपुट इंक्रीजेस लीडिंग टू डिमिनिश। अब इसके बियॉन्ड में देखो इनपुट तो इंक्रीज होगा ही इन अ डिक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज डिमिनिशिंग, ठीक है। वही सेम चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये जो है ग्राफ आपके दिमाग में पेस्ट कर लो, ये देखो इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट, फिर डिमिनिशिंग, ठीक है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन अ डायग्राम, स्केल और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स आर प्रेजेंटेड ऑन दी एक्स एक्सिस पे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हो, एंड मार्जिनल रिटर्न्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे बता रहे हो। एज इनपुट इंक्रीजेस इनिशियली, देखो जैसे जैसे आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो मार्जिनल रिटर्न कर्व ऑल्सो राइजेस, मतलब आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो ये भी देखो, जैसे आप ये बढ़ा रहे हो वैसे ही स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट द कर्व स्टेबलाइज, यहाँ पे देखो स्टेबलाइज हो गया है कर्व, क्यों हो गया है, इंडिकेटिंग कांस्टेंट रिटर्न, बट फर्दर इनपुट इंक्रीजेस लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में कांस्टेंट रिटर्न आ गया है, कहां पर आया था, यहाँ पे ये देखो दिस इज कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन कॉन्स्टेंटली हुआ है,
व्हाट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज, मार्जिनल रिटर्न इज कांस्टेंट। उसके बाद में अगर आप फर्दर इनपुट्स इंक्रीज करोगे, आप फर्दर इनपुट्स इंक्रीज करोगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा। सेम चीज यहाँ पर हमने देखी, फर्दर इनपुट्स करोगे तो ये देखो डिमिनिश हो रहा है, ठीक है, इंडिकेटिंग कांस्टेंट फर्दर इनपुट्स इंक्रीजिंग लीड टू, इनपुट्स तो इंक्रीज होगा ही होगा, इनपुट्स डिक्रीज डिमिनिश नहीं होने वाला है, लेकिन क्या रेट पे इंक्रीज होगा वो आपको देखना है, ठीक है। क्लियर हूं मैं? अभी मैंने बताया था कि आपको आउटपुट्स जो भी है दैट इज ग्रोइंग, बट कौन से लेवल पे वो ग्रो कर रहे हैं, इज मोर देन इनपुट्स और इज लेस देन इनपुट्स, ग्रो हो रहा है लेकिन स्मॉलर पोर्शन में हो रहा है या फिर ग्रेटर पोर्शन में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब देखो इंक्रीज तो हो रहा है रिटर्न टू स्केल, लेकिन इसके क्या रीजन है अभी हम देखते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होता है? व्हेन आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, देन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है। क्या क्या रीजन है? एक तो स्पेशलाइजेशन या फिर डिविजन ऑफ लेबर, आपके पास में इतने सारे लेबर्स है तो आप डिवाइड कर देते हो काम कि भाई एक बंदा कटिंग करेगा, ये एक बंदा स्टिचिंग करेगा, ये एक बंदा लेबल्स करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो बंदे की एक स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी, वो पर्टिकुलर काम में ना उसको वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो पर्टिकुलर काम में, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ वर्क, आप डिवाइड कर दोगे काम, तो जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न टू स्केल है, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनडिविजिबल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, जैसे कि मशीन्स ले लो, फैक्ट्री मशीन्स ले लो, आप एग्जांपल मशीन्स का ले लो, ठीक है। आप उसको डिवाइड थोड़ी कर सकते हो, आप उसको सेपरेट थोड़ी कर सकते हो। इससे अच्छा तो आप बड़ी मशीन खरीदोगे, अगर आपने बड़ी मशीन खरीदी है तो ऑब्वियस है कि यू विल गेट ग्रेटर आउटपुट, क्योंकि वो बड़ी मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, राइट। नेक्स्ट, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डायमेंशनल इकोनॉमीज एंड पॉजिटिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अब समझो आपकी कंपनी इज ग्रोइंग, योर कंपनी इज ग्रोइंग, तो ऑब्वियस है कि आपको लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियस है आप जो परचेज करोगे रॉ मटेरियल्स, और आप बल्क में परचेज करोगे, है ना, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आप अच्छा खासा इंप्रूव करोगे, है ना। अगर आप बल्क में परचेज कर रहे हो तो आपको जो पर यूनिट कॉस्ट है, कोई भी यूनिट बनाने का जो पर यूनिट आपको लगता है, पैसे जो कॉस्ट लगते हैं वो कम हो जाएंगे, वो रेड्यूस हो जाएंगे, एंड आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, जब आपको कॉस्ट कम लग रही है तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, राइट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम डिस्काउंट्स, अगर आप ज्यादा बल्क में खरीदोगे तो आपको वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलेंगे, ज्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको। जो भी रॉ मटेरियल्स अगर आपने खरीदा है, तो रॉ मटेरियल्स अगर आपने बल्क में खरीदा है, बल्क में कब खरीदोगे? जब आपकी कंपनी एक लार्ज स्केल, मतलब एक बड़े क्या बोलते हैं, दैट इज स्केलेबल। स्मॉल स्केल बिजनेसेस की बात नहीं करी मैं, एकदम बड़ी कंपनी है आपकी, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस है आपकी कंपनी में, लार्ज स्केल पे आप काम करते हो, ठीक है, तब आप वॉल्यूम डिस्काउंट्स ले सकते हो, क्योंकि आप जो भी सामान हो, जो भी आप स्टॉक और खरीदोगे वो आप बल्क में खरीदोगे, जब भी आप बल्क में खरीदोगे तो ऑब्वियस आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब होता है? जब आपका आउटपुट इज, मतलब जितना इंक्रीज आपके आउटपुट में हुआ है दैट इज एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ इंक्रीज इन योर इनपुट, ठीक है, इन इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये कब होगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल? जब आपका आउटपुट है वो इंक्रीज तो हो रहा है इन अ लेस देन इंक्रीज इन इनपुट, मतलब आउटपुट कम इंक्रीज हो रहा है जितना इनपुट इंक्रीज हुआ है, आउटपुट कम परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है जितना इनपुट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? एक तो मैनेजमेंट पूर है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वहां पर मैनेजमेंट की दिक्कतें आती है, जैसे मैनेजमेंट कभी कभी बैड डिसीजंस ले लेता है, पुअर डिसीजंस ले लेता है, बिजनेस डिसीजन, या फिर कुछ भी लैक ऑफ फोकस है या फिर मिसकम्युनिकेशन है, सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आउटपुट, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आउटपुट, मतलब आउटपुट ग्रो होगा लेकिन इतना ज्यादा ग्रो नहीं होगा, राइट। अब जितनी छोटी बिजनेस उतना अच्छा मैनेजमेंट, ये तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है, अब जितना बड़ा मैनेजमेंट वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आनी ही आनी है। नेक्स्ट है लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, अब एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले लो, अब एक फैक्ट्री में ना सिर्फ 10 एम्प्लॉइज की जरूरत थी लेकिन आपने और ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करी है, ठीक है, तो वो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज आपने हायर करी है वो नन ऑफ यूज है, मतलब ना वो कोई टास्क कर रहे हैं ना ही आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस खाली लीजरली आके बैठे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी वेरिएबल फैक्टर में देखा था, दैट इज द सेम फैक्टर, दैट इज द सेम प्रॉब्लम हियर, जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होने वाला है, ठीक है ना। आपने ज्यादा
आपने ज्यादा लेबर्स हायर करे हैं लेकिन प्रोडक्शन डिमिनिश ही होते जा रहा है, क्योंकि ज्यादा लेबर्स ऐड करना इज नॉट द सॉल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ज्यादा लेबर हायर करने से इनफैक्ट जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिमिनिश होती जाती है। हमने वेरिएबल प्रपोर्शन में बहुत अच्छे से देखा था ये कॉन्सेप्ट, तो ये चीज आप याद रखना। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब बड़े बड़े बिजनेसेस है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत सारी टीम्स रहेगी, तो एक दूसरे से मतलब कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, टीम्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब वो अगर पुअर है, अगर वो अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्किल, मतलब आउटपुट आपका इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टीम ही टुगेदर काम नहीं कर रही है, तो कहां से आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। राइज ऑफ प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, मतलब इनपुट के भी ना प्राइजेस बढ़ गए समझो, तो ऑब्वियस है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे, यू विल आप मतलब इनपुट्स बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्किल। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। बेटा ये होमवर्क है, ठीक है, दिस इज होमवर्क, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये आप रीड आउट करना। मेरी जो बुक है, अगेन मैं बोलती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर्ड है ये नोट्स, ठीक है। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में ही मिल रही है बॉस, उसमें भी तुम लोग क्या इतना सोच रहे हो, फ्री में मैं इतना पढ़ा रही हूँ, इतना बकबक बकबक कर रही हूँ, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे हमने डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन देखा था, वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन भी है। अब ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसमें इतना टाइम नहीं डालूंगी मैं, ठीक है, ये थोड़ा सिंपल वाला ही चीज है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब QX इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के, आप ये वाला मेरा याद रखना, ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। QX मतलब प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन फंक्शन। QX मतलब ये X का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड्स करता है किस किस पे, लेबर पे, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो आउटपुट और जो इन आउटपुट है, ये जो आउटपुट है दैट्स QX इज आउटपुट, ये जो आउटपुट है दिस डिपेंड्स ऑन इनपुट, ठीक है। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो हम सिर्फ एक बार रीड आउट करते हैं, ठीक है, छोड़ेंगे क्यों। प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी लेवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन का ये इक्वेशन यहाँ पे दिया है, लेकिन मैंने जो आपको इक्वेशन बताया वही है, द क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स। ये जो है दिस इज द क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, आप एक्स कमोडिटी को बना रहे हो, कितना बना रहे हो, मतलब आउटपुट ही, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, ओके। एंड ये जो F1 F2 F3 है, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह, ओके। अभी आपने डिमांड करा, सप्लाई करा, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, ओके। सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कितने तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होता है और एक लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब कम टाइम पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन का रिलेशनशिप बताता है इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। In short period, not all the factors are available, so factors of production are divided into two types, fixed and variable. अब टाइम ही कम है, शॉर्ट पीरियड है, तो ऑब्वियस है कि सारे के सारे फैक्टर्स मतलब FOP, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसी की वजह से हमने दो फैक्टर्स में डिवाइड करा है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड रहेगा तो क्या होगा, फैक्टर्स अनअवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी फैक्टर्स जो कि अनअवेलेबल है शॉर्ट पीरियड में, देयर रिमेन्स कौन, जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और वेरिएबल में क्या होगा, फैक्टर्स विच आर अवेलेबल टू चेंज आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, दैट कैपिटल, लेबर, ठीक है। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में पढ़ाया है, सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, यहाँ पर भी सेम आपको रिलेशनशिप ही यहाँ पे डिस्क्राइब करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन के बीच में, लेकिन इन लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हम लोग जो लॉज यूज करते दैट इज रिटर्न टू स्केल, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम इज गाइडेड बाय द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, क्या ही पॉइंट है ये। Classification of fixed and variable factors apply only to short period. In long term, all factors are variable.
यहां पर खाली क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड है, मतलब लॉन्ग पीरियड है, तो ऑब्वियस है कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने वाले हैं, वेरिएबल है. देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हियर. लेकिन यहाँ पे इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिक्स्ड एंड वेरिएबल है ना. जो भी अनअवेलेबल है वो फिक्स्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेस वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे यहाँ पे चेंजेबल, मतलब वेरिएबल. ठीक है, ये दो चीजें हमने अच्छे से पढ़ी है. जो मैंने नोट्स बनाई है वो नोट्स आप एक बार रीड आउट करना और एक बार आप लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. वाओ, अमेजिंग. तो अपना जो 1.4 यूनिट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, एक बार आप मेरी बुक में से रीड आउट करना, बहुत अच्छे से रीड आउट करना. चलिए, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं विद द न्यू यूनिट. बाय.